Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीए सर्टिफिकेट। लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ सीए सर्टिफिकेट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस जो कि है इंग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन में देती हूँ तो आपको इन अ recent landmark judgment the honorable Madras High Court in the case of Ingram Micro India Private Limited versus State Tax Officer delivered a significant verdict. The court held that the assessing authority failed to apply due diligence, leading to an incorrect assessment. The order dated January 12, 2024 emphasized the need for proper consideration of documents and certificates in tax disputes. तो अभी हम इसके फैक्ट्स को स्टडी करते हैं कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि है द पिटिशनर had claimed the ITC under section 16 of the CGST Act 2017 in respect of the assessment year 2017-18। तो इसके अंदर क्या है, पिटिशनर कौन है? इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसने अपने आईटीसी के लिए क्लेम किया था फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। अशोकस नोटिस उसका इशू कर दिया गया टू द पिटिशनर इन रिगार्ड टू नॉन पेमेंट टू द सप्लायर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज। आपको पता है कि अगर आपने सप्लायर की जो पेमेंट है, आपके जो वेंडर है, अगर आपने उसकी पेमेंट 180 डेज से पार की है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, आपको उसका आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो था वो इनकरा माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक एसएन जो था वो इशू कर दिया गया था। एसएन इशू किया गया था कि आपने अपने सप्लायर्स की पेमेंट जो है वो 180 डेज के बाद की है, तो उसी के रिगार्डिंग उनका आईटीसी जो है उनको नहीं मिलेगा। The petitioner provided all the supporting documents including the chartered accountant certificate dated December 2023। तो पिटिशनर ने क्या किया था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे नोटिस में मांगे गए थे उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इंक्लूडिंग द सीए सर्टिफिकेट भी उसने साथ में दिया था। हाउ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, द रिस्पोंडेंट, इस केस में रिस्पोंडेंट कौन है? डिपार्टमेंट। उसने अपना ऑर्डर इशू कर दिया 21 दिसंबर को on the basis of the total trade payables of the petitioner amounting to rupees 2704.1 crore। इसके अंदर क्या था कि उसने जो अपने ट्रेड पेबल्स दिखाए थे, तो टोटल ट्रेड पेबल्स देखते हुए उसने अपना ऑर्डर जो था वो इशू कर दिया। अब रिस्पोंडेंट ने क्या कंटेंट किया, डेट द टोटल, डिपार्टमेंट का क्या था, स्टेटमेंट क्या था, द रिस्पोंडेंट कंटेंटेड डेट द टोटल ट्रेड पेबल्स ऑफ द petitioner were taken into consideration because the petitioner did not provide a proper breakdown of the net trade payables relating to the state of Tamil Nadu। इसके अंदर क्या है, जब आपका जीएसटी का केस लगा है तो जीएसटी का केस आपका क्या लगता है, स्टेट वाइज लगेगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या था कि उन्होंने क्या बोला कि टोटल आपकी जो बैलेंस शीट है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उसके अंदर तो टोटल ट्रेड पेबल आएंगे। तो उसने डिपार्टमेंट ने क्या किया कि टोटल ट्रेड पेबल आपका इतना है, आपने सभी के सभी वेंडर्स को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए उन्होंने उनका आईटीसी जो था वो रिवर्स कर दिया, आईटीसी उनको नहीं दिया। Hence, the aggrieved by the impugned order, the present writ petition was filed by the petitioner। तो petitioner ने इस केस में कंपनी ने क्या किया, रिट फाइल कर दी। अब रिट उसने क्या फाइल किया, क्योंकि उसने अपने सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी थी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो डाटा जो है वो क्यूमुलेट होके आएगा। अब डाटा जो क्यूमुलेट होके आया था उसके लिए उसने क्या किया, सीए का सर्टिफिकेट एक लगा दिया वहां पे दिखाने के लिए कि ये ट्रेड पेबल्स हैं, जो भी उसकी एजिंग दिखानी थी उसने एक सीए का वहां पे सर्टिफिकेट लगा दिया। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, सीए के सर्टिफिकेट को तो कंसिडर नहीं किया और अपना जो भी ऑर्डर था वो पास कर दिया। अब जो कंपनी थी इस चीज से उसने क्या किया, एग्रीव थी, तो उसने क्या किया, रिट फाइल कर दिया। अब जब रिट फाइल किया तो इशू क्या हुआ, वेदर सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड बाय द डिपार्टमेंट व्हाइल डिसक्लोजिंग द क्लेम ऑफ आईटीसी। अगर डिपार्टमेंट जो है वो डिसक्लोज करता है आईटीसी को, तो उसको सीए के सर्टिफिकेट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस केस में द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट रिट पिटिशन के अंदर हेल्ड एज अंडर, इसके अंदर उन्होंने क्या बताया, ऑब्जर्व दैट ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वर प्रोवाइडेड बाय द पिटिशनर इन द रिप्लाई। तो जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे सारे के सारे पिटिशनर ने वहां पे प्रोवाइड किए। पिटिशनर कौन है, कंपनी ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो प्रोवाइड कर दिए। Noted it
The contentions of the respondent stating that the entire trade payables of the company across India should be taken as the trade payables because the petitioner did not provide the Tamil Nadu financial statements are wrong. जिसके अंदर क्या था, रिस्पोंडेंट क्या हो गया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने सारे के सारे ट्रेड पेपर्स ले लिए। क्यों? क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग नहीं दी थी। जब एक कंपनी का एक से ज्यादा जगह पे बिजनेस होता है तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो अपना सारा इकट्ठा देगी। तो उसके अंदर क्या है, ट्रेड पेपर्स उसने क्या बोला कि इसी वजह से, क्योंकि तमिलनाडु के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने अलग नहीं दिए, तो डिपार्टमेंट ने सारे के सारे ट्रेड पेपर्स को कंसिडर कर लिया कि सब केस में उसने 180 डेज के बाद में ही पेमेंट की होगी, इसलिए उसने आईटीसी को डिसअलो कर दिया। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, held that the respondent did not apply its mind before drawing the conclusions। ये रिस्पोंडेंट ने कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाया या फिर अपनी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं लगाई। इससे पहले ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। However, the petitioner has submitted a certificate from the CA stating that the trade payables attributable to the state of Tamil Nadu are rupees this much. Learned counsel for the petitioner also submitted the petitioner would provide all the invoices issued by the suppliers with regard to the agreed sum of rupees 1816.48 million। तो हालांकि उसने सीए से एक सर्टिफिकेट लेके दे दिया था कि ट्रेड पेबल्स जो है वो तमिलनाडु स्टेट के सिर्फ इतने अमाउंट के हैं, लेकिन उसके सारे के सारे इनवॉइसेस भी दे दिए। अब उसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, हेल्ड दैट द रिस्पोंडेंट डिड नॉट अप्लाई इट्स माइंड बिफोर ड्राइंग द कंक्लूजन। जो डिपार्टमेंट था उसने कहीं पे भी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं लगाई। Consequently, the matter was remanded for consideration by the respondent. Hence, the impugned order was quashed and the writ petition was allowed। तो जो उसका ऑर्डर था उसको खत्म करके, खारिज करके जो रिट पिटिशन थी वो अलो कर दी गई। ठीक है। Conclusion: in a victory for Ingram Micro India Private Limited, the Madras High Court decision sets a precedent for fair consideration of the documents in tax disputes. The judgment emphasizes the significance of proper evaluation by tax authorities and reinforces the taxpayer's right to a reasoned and fair assessment process। तो टू समराइज, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं उसके अंदर क्या हुआ, इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, इसका केस था, ये पिटिशनर है इस केस के अंदर। इसके लिए क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने इसका आईटीसी रिवर्सल करने के लिए बोल दिया। डिपार्टमेंट ने इसका जो आईटीसी था वो डिसअलो कर दिया। उसका बेस क्या था कि आपने अपने वेंडर्स को जो पेमेंट की है वो 180 डेज के बाद पेमेंट की है। ठीक है। तो उस केस में उन्होंने जितने भी ट्रेड पेपर्स थे वो सारे के सारे ट्रेड पेपर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए और सारे के सारे ट्रेड पेपर्स जो थे वो उठा के दे दिए। जो जीएसटी का केस था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए चल रहा था। तो इनग्रा माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उसको कहा भी कि जो तमिलनाडु स्टेट के ट्रेड पेपर्स मेरे इतने हैं। डिपार्टमेंट ने उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रेड पेपर्स की वैल्यू थी डिपार्टमेंट ने वही वाली वैल्यू कंसिडर की। कंपनी ने एक सीए से सर्टिफिकेट भी ले दिया जिसको भी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इग्नोर करके अपना डिसीजन सुना दिया और उसने आईटीसी को डिसअलो कर दिया। अब इनग्राम माइक्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, रिट फाइल कर दिया। रिट फाइल किया तो मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन क्या आया, वो कंपनी के फेवर में आया। तो वहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने जब दोनों हाथ से सुनी बात, उसने कंपनी का भी सुना और जब उसने डिपार्टमेंट का भी सुना तो उसने क्या बोला कि डिपार्टमेंट ने कहीं पे भी ड्यू डिलिजेंस जो है वो अपना दिमाग नहीं लगाया, डिसीजन देने के लिए अपना कहीं कोई दिमाग नहीं लगाया। डिपार्टमेंट को हमेशा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो है वो ड्यू डिलिजेंस अपना अडॉप्ट करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर उसके पास ड्यू डिलिजेंस नहीं है, अगर कहीं पे भी डिपार्टमेंट जो है उसके पास उसका डिसीजन लेने की पावर नहीं है, उसको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है, तो उस केस में उसके पास सीए का सर्टिफिकेट जो है उसको उसे कंसिडर करना चाहिए। जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि डिपार्टमेंट को कोई भी डिसीजन देने से पहले जितना उसका डॉक्यूमेंटेशन था वो सारी करनी चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट्स हो उनको इवैल्यूएट करना चाहिए कोई भी डिसीजन देने से पहले। और इस केस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लिया हुआ था डिपार्टमेंट ने उसको भी कंसिडर नहीं किया और अपनी जो जजमेंट थी वो सुना दी। और जजमेंट उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ने अपनी जो डिसीजन था एसएससी के टैक्स पेयर के अगेंस्ट कर दिया और उसका आईटीसी जो था उसको रिवर्सल कर दिया। जिसके लिए जब वो गए वहां पर
ऑडिट फाइल की तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन जो था वो कंपनी के फेवर में लिया और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट लिया, और उसका यही था कि जब भी जजमेंट दे डिपार्टमेंट वो प्रॉपर वैल्यूएशन करे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड बाय द डिपार्टमेंट बिफोर व्हाइल अलोइंग द क्लेम ऑफ आईटीसी। अगर डिपार्टमेंट कोई आईटीसी को डिसअलो करता है तो डिसअलो करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट उसको कंसीडर करना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के अंदर वहां पे क्या पिक्चर है उसको पहले उसे कंसीडर करना चाहिए था, और कंसीडर करने के बाद ही अपनी जजमेंट देनी चाहिए थी कि उसको आईटीसी डिसअलो करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो केस आया है, इस केस के अंदर सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.